नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दादी वाइस एकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित सीरीज, जो कि स्टैटिक जीके की सीरीज हमारी चल रही है। और ये प्रश्न लिए जा रहे हैं यूपीएससी सीएसई परीक्षा के, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा के 1995 से लेकर 2019 तक के प्रश्न पत्रों में पूछे गए सवालों से। ठीक है, उन प्रश्न पत्रों में पूछे गए सवालों को यहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है। और इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उन लिंक की सहायता से उन लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन है, यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में यहाँ पे आई बटन होती है, वहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ठीक है, ये 1999 में सवाल पूछा गया। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर है यहाँ पे डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 तक। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका डी। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हमको यहाँ बताना है कि कौन सा कथन इन चारों में से एक गलत है। 1999 में सवाल पूछा गया है। नील दर्पण नील खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था। नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। चौथा है, उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसमें से चार में से कौन सा यहाँ पे गलत है, ये बताना हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी वाला यहाँ पे गलत है, सी। ठीक है, नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ और जानकारी इसके बारे में। घासीराम कोतवाल एक मराठी नाटक है जिसके लेखक विजय तेंदुलकर, जिन्होंने 1972 में लिखी थी इसको। और नील दर्पण बंगाली नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा 1858 से 1859 में लिखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका डिस्क्रिप्शन है 22 वाले प्रश्न का। अगला सवाल यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है, पुस्तकें यहाँ पे और लेखक यहाँ पे दिए गए हैं। हमको बताना है कि किसका संबंध किससे है, और यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट को हमको चूज करना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आनंद मठ, लाइफ डिवाइन और साधना। यहाँ पे सूची 2 है। यहाँ पे लेखकों के नाम दिए गए, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका आंसर यहाँ पे ए। ठीक है, ए वाला आंसर है। देखते इसमें कौन सा संबंध किससे हो रहा है। ए में ए का है 4, ठीक है, बी का है 3, सी का है 2 और डी का है 1। इस प्रकार ये संबंध यहाँ पे बनेगा। यानी यहाँ पे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का संबंध यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर से है, और आनंद मठ का संबंध यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी से है, लाइफ डिवाइन का संबंध श्री अरविंद से है, और साधना का संबंध यहाँ पे है रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, द लाइफ डिवाइन श्री अरविंद की दार्शनिक साहित्यिक रचना है। यह पश्चिमी विचारों तथा पूर्वी आध्यात्म का संकलन है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है कि कौन सा किस क्रम में यहाँ पे हुई है घटनाएं। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। 1999 में सवाल पूछा गया है, तो हमको बताना है कि कौन सी घटनाएं कब हुई। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं किस सन में हुई है। नील विद्रोह 1859 से 1860 के बीच में। संथाल विद्रोह 1855 से मतलब 1855 में ही हुआ है। दक्कन दंगे 1875 में, और सिपाही विद्रोह 1857। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्रम जमाना है कि पहले कौन सा हुआ। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 क्रम है। अब हमको बताना है कि पहले कौन सा हुआ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1855 वाला पहले हुआ। ठीक है, यानी ये कौन सा नंबर का है, दूसरे नंबर का। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्रम में क्या आएगा, 1857 वाला, यानी ये आएगा चौथे नंबर का। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद आएगा कौन सा, 59-60 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पहले नंबर का, और यहाँ पे आएगा दक्कन दंगे, आखिरी में आएगा, ये आएगा तीसरे नंबर। इस प्रकार से ये क्रम जमेगा। ठीक है, ये क्रम जमा। अब हमको ये क्रम चेक कर लेना है कि यहाँ पे कौन सा मैच खा रहा है, 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पे मैच खा रहा है 2, 4, 1, 3, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी।
ठीक है, डी वाला यहाँ पर सही है। 24वें प्रश्न का सवाल यहाँ पे डी, इस वाले प्रश्न का। ठीक है, अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1999 में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे हमको सही मिलान करना है और ये वर्ष दिए गए, यहाँ पे घटना दी गई, इनका सही मिलान करके यहाँ पे कूट हमको दिए गए, वो बताना है कि कौन सा संबंध किससे होगा। 1775 ईस्वी, 1780 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1838 ईस्वी। यहाँ पे घटना दी गई प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो ये वाला संबंध होगा इससे। ठीक है, अगला है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में। ठीक है, इसका संबंध इससे हो गया। और ये ऑकलैंड में हुआ था, सॉरी ऑर्कलैंड में हुआ था, और ये इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और जो पहला वाला था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में एम हट्स और यहाँ पे हुई थी यांडबू की संधि। ठीक है, अगला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स और सालबाई के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पे 1875 का संबंध है आंग्ल मराठा युद्ध से। 1875 आंग्ल मराठा युद्ध पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और ये एक बचा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसका संबंध किससे हो रहा है। ए का है यहाँ पे, ए का है 3 से, तो ए का 3 वाला ऑप्शन COD दिख रहा है। बी का है 4 से, बी का 4 से, ये दोनों भी मैच कर रहे हैं। सी का है यहाँ पे 1 से, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सी वाले 1 से और डी वाले का 2 से। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर है यहाँ पे सी। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, यहाँ पे जो 1875 में वॉरेन हेस्टिंग्स और सालबाई की संधि यहाँ पे हुई, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स और मंगलूर की संधि यहाँ पे हुई। ठीक है, इस प्रकार ये संधियाँ दी गई है। ये अगले आने वाले प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि किस सन में हुई, इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये संधि के बारे में हमने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, 26वां प्रश्न है यहाँ पे, यानी अगला जो प्रश्न है जो आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधित, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ सन 2000 में पूछा गया सवाल है। डफरिन के समय, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, या फिर करजन के समय में। तो ये है इसका आंसर है बी, सर्वाधिक सीमा का विस्तार डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के द्वारा हुआ, डलहौजी के समय, यानी आंसर है इसका बी। ठीक है, आंसर इसका बी। और जानते इसके बारे में, इसके अंतर्गत झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर व नागपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तथा अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर यहाँ पे बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, एक गलत बताना हमको। ठीक है, सन 2000 में पूछा गया सवाल है। गोवा को 1887 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारत के संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नागर हवेली 1854 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो चौथा वाला है वो गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीन यहाँ पे सही है, चौथा गलत है। चौथा, दादर एवं नागर हवेली 1954 के बाद भी पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे और 1961 में इसे पुर्तगालियों से मुक्त करा गया है। 1961 में, ठीक है, इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, यानी आंसर यहाँ पे डी। यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत। ये फ्रांसीसी नहीं है, पुर्तगाली है, पुर्तगाली। ठीक है, बाकी ये तीन सही है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है और दमन और दीव भारत के संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया। ठीक है, तो ये तीन सही है, चौथा यहाँ पे गलत है, आंसर है डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। दूतावास किसने स्थापित किए, सन 2001 में पूछे गया सवाल है। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर है डी, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने फ्रांस, टर्की और इजिप्ट में दूतावास बनवाए और वहां अपने दूत भेजे। इसने जैकोबिन दल की सदस्य ली और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है डी, इन्होंने दूतावास बनाए थे टीपू सुल्तान ने विदेशों में। अगला सवाल, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 2001 में पूछा गया सवाल है, यहाँ पे गलत कौन सा है वो बताना है। भारत की प्रथम
टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाटन। अगला है भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, ये सही है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाटन, ये भी सही है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल थी, ये भी सही है। यानी आंसर यहाँ पे जो चौथा वाला वो गलत है, मीना कुमारी को भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो जो कथन है वो गलत है। ठीक है, अगला सवाल और आज के लेक्चर का आखिरी सवाल भी है। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी है नहीं किए, इसका कारण क्या था? 2001 में ये सवाल पूछा गया है। जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। दूसरा है यहाँ पे जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तीसरा यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। चौथा है खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ पे है बी वाला। ठीक है, बी इसका आंसर है, बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की योजना बनाई, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया। इसमें जमींदार जमीन के मालिक होते थे, जो लगान के एक निश्चित भाग 10/11 भाग ब्रिटिश कोष में जमा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पे बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, इस प्रकार ये 2001 में पूछे गए सवाल का ये उत्तर है। तो ये थे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित इस सीरीज का अगला सेगमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।